नमस्कार, मैं मणिभूषण। नर्वस सिस्टम का आज हम सेकंड पार्ट का वीडियो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नर्वस टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली न्यूरोग्लिया, दूसरी न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया हमने स्टडी की थी, 6 टाइप की कोशिकाएं होती है। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे न्यूरॉन कोशिकाओं के बारे में। विभिन्न प्रवर्धों युक्त तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक न्यूरॉन में कोशिकाएं सेल बॉडी न्यूराइट पाई जाती है। जो न्यूरॉन होती है, जो मेजर जो हम नर्वस सेल पढ़ते हैं, नर्व कोशिका पढ़ते हैं, उसी को न्यूरॉन कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। एक न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी पाई जाती है, उसके अंदर कई न्यूराइट पाए जाते हैं, जिसके हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका सबसे पहला मोटा पार्ट होता है, पहला भाग होता है सेल बॉडी। इसको हम न्यूरोसाइटोन, सोमा या पेरिकोरियन भी कहते हैं। यह अनियमित आकार की रचना है। इसका व्यास 4 से 25 म्यू होता है। न्यूरोसाइटोन में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहली संरचना आती है केंद्रक, न्यूक्लियस। सामान्यतः केंद्रक बड़े आकार का गोलाकार अथवा अंडाकार होता है। न्यूरोसाइटोन के केंद्र में उपस्थित होता है। केंद्रक का आकार तंत्रिका के आकार व तंत्रिका की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। अगर कोशिका जितनी ज्यादा एक्टिव होगी, वह केंद्रक उतना ही साइज में बड़ा होगा। केंद्रक में एक सुस्पष्ट न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पाई जाती है। उसमें अनेक क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स या क्रोमेटिन कण भी पाए जाते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरोप्लाज्म या तंत्रिका द्रव्य। जो तंत्रिका कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसमें मुख्य संरचनाएं उपस्थित होती है। पहला होता है न्यूरोफाइब्रिल। यह सूक्ष्म तंतु है जो न्यूरोप्लाज्म में डेंड्रोइट से एक्सोन तक फैले होते हैं। डेंड्रोइट एक्सोन क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर बताएंगे इसको। तो यह पूरी उसकी पार्ट में लंबाई के अंदर फैले रहते हैं, जिनको हम न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। दूसरा होता है निस्सल ग्रेन्यूल या निस्सल कणिकाएं। यह सूक्ष्म कणिकाएं होती है जो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। यह कणिकाएं न्यूरोसाइटोन तथा डेंड्रोइट में सब जगह फैली होती है। यह संभवतः राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। मोस्टली न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं और सब जगह फैले होते हैं। मोस्टली ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मींस राइबोसोम एंड प्रोटीन के मिक्सचर होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण ये विलुप्त हो जाती है। इस घटना को क्रोमेटोलाइसिस भी कहते हैं। जैसे ही कोई नर्व सेल डिस्ट्रॉय क्षतिग्रस्त होती है, तो ये निस्सल ग्रेन्यूल गायब हो जाते हैं। तो इस घटना को कहते हैं हम क्रोमेटोलाइसिस। निस्सल ग्रेन्यूल्स एक प्रकार की आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का व्यवस्थित रूप है, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। मोस्टली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही है, जो प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड है। सेकेंड, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गोलाकार छड़ आकृति की रचना है, जो व्यापक रूप से पूरे न्यूरोप्लाज्म के अंदर फैली होती है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय अत्यधिक विकसित व जटिल रचना है। चूंकि तंत्रिका कोशिकाएं निरंतर न्यूरो हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर साबित होते हैं, इसमें गोल्जी बॉडी काफी डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये नर्व सेल सीक्रेटरी नेचर की होती है, और हम जानते हैं गोल्जी बॉडी प्रोटीन के पैकेजिंग एंड सीक्रेशन से रिलेटेड काम करती है। पांचवा इसका है राइबोसोम। अंतःप्रविष्ट जालिका के साथ संबंधित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ प्रकार की जालिका प्रमुखता से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेटरी नेचर के होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। सेंट्रोसोम या तारककाय, इसको हिंदी में कहते हैं। भ्रूणी परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं सेंट्रोमर पाया जाता है, परंतु जैसे जैसे ये मैच्योर होती है, यह विलुप्त हो जाता है। मतलब जब नर्व सेल का निर्माण होता है तब ये पाया जाता है, परंतु जब एडल्ट हो जाती है नर्व सेल या मैच्योर हो जाती है, तब ये वहां पाया जाता है। इंक्लूजन या अंतर्वेशन। कौन कौन से अंतर्वेशन पाए जाते हैं? पहला होता है मेलानिन। इसके न्यूरोप्लाज्म के अंदर मेलानिन पाया जाता है। यह गहरे भूरे काले रंग के पिगमेंट्स के रूप में पाया जाता है। दूसरा है लिपोक्रोम। यह पीली भूरी कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। लाइसोसोम में उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। मतलब लाइसोसोम की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, उसके द्वारा लिपोक्रोम न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है। पीली भूरी ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। इसके अलावा लिपिड, ग्लाइकोजन या आयरन युक्त कणिकाएं भी न्यूरोप्लाज्म में पाई जाती है। अब इसका सेल बॉडी के द्वारा दूसरा इसका जो मुख्य पार्ट होता है, वो होता है नर्व सेल का न्यूराइट। यह सेल बॉडी से निकली हुई आउटग्रोथ या अतिवृद्धियां होती है। ये दो टाइप की होती है। यह मुख्यतः डेंड्रोइट, एक्सोन और कोलेट्रल्स के रूप में पाई जाती है। डेंड्रोइट यह सूक्ष्म प्रवर्ध होते हैं, जो कोशिका काय
के अधिकांश भाग से जुड़े रहते हैं। ये तंत्रिकी आवेगों को सदैव कोशिका काय की ओर संचरित करते हैं। इसमें निश्चल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। संवेदी तथा अभिवाही या एफरेंट प्रकार के होते हैं। इन पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। हाँ, नॉर्मली ये डेंड्रोइड से इसकी संख्या बहुत कम होती है, एक या कुछ ही मात्र संख्या में पाए जाते हैं। डेसिमल माफ कीजिएगा, इनकी संख्या एक से अधिक हो जाती है, एक से अधिक होती है, तथा यह सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं। यह आवेगों का संचरण सेल बॉडी की तरफ करते हैं, मतलब यहां से आवेगों का संचरण सेल बॉडी की तरफ आता है, तथा इनके ऊपर माइलिन शीथ भी पाई जाती है। ये एफरेंट प्रकार के, अभिवाही प्रकार के होते हैं। अभिवाही इसलिए प्रकार के होते हैं क्योंकि ये नर्व इंपल्स का जो संचरण होता है वो बाहर से सेल बॉडी की तरफ करते हैं। दूसरा इसकी आउटग्रोथ होती है, इसको हम कहते हैं एक्सोन। सामान्यतः एक ही एक्सोन पाई जाती है। एक्सोन न्यूरोसाइटोन से निकलने वाला लंबा पर्वत है जो उद्दीपन को न्यूरोसाइटोन से दूर ले जाता है, तथा ये इफरेंट प्रकार का होता है। मैंने बताया नॉर्मल इनकी संख्या एक होती है, तथा यह सेल बॉडी से नर्व इंपल्स या उद्दीपन को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, न्यूरोसाइटोन से दूर ले जाता है, इसलिए अपवाही या प्रकार का होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की डिटेल बात की जाए तो न्यूरोसाइटोन का वह भाग जहां से एक्सोन की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं एक्सोन हाइलोग। इस खंड में उद्दीपन की उत्पत्ति जहां पे होती है उसे हम कहते हैं ट्रिगर जोन। एक एक्सोन में माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल तथा न्यूक्लियोफाइल पाए जाते हैं, तथा इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका एब्सेंट होती है। एक्सोन के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। इसके ऊपर चारों तरफ की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अब इस एक्सोन से छोटी छोटी ढेर सारी ब्रांचेस निकली होती है, वो भी आउटग्रोथ होती है, जिसको हम कहते हैं कोलेट्रियल्स। एक्सोन तथा कोलेट्रियल शाखित होकर सूक्ष्म प्रवर्धों का निर्माण करती है जिनको हम एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन टिलेंड्रिया कहते हैं। हम इसका अगली स्लाइड्स के अंदर जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसके अंदर साफ दिखाई देगा कि एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टिलेंड्रिया क्या होती है। कुछ एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन टिलेंड्रिया कहते हैं, कुछ एक्सोन टर्मिनल के लास्ट भाग बल्ब के समान फूले हुए होते हैं जिनको हम सिनेप्टिक एंड बल्ब या सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। कुछ एक्सोन टर्मिनल में स्वेलिंग या लड़ियां पाई जाती है जिनको वर्कोसिटीज कहते हैं। सिनेप्टिक बल्ब में छोटी छोटी पुटिका पाई जाती है जिनमें सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। यह हम इसका जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आने वाली एक दो स्लाइड्स में जब इसका डायग्राम होगा उसके अंदर हम इजी वे में समझ पाएंगे। सामान्यतः तंत्रिकी प्रवर्ध या नर्व फाइबर कहलाते हैं। कई तंतुओं के मिलने से एक नर्व का निर्माण होता है। इनके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। न्यूरोसाइटोन के झुंड द्वारा गैंग्लिया का निर्माण होता है। तंत्रिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण एब्सेंट होता है तो इसको ट्रैक्ट कहते हैं। ट्रैक्ट द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भाग आपस में जोड़े जाते हैं। सामान्य से कहना चाह रहा है कि कई नर्व सेल्स मिलकर तंत्रिका या नर्व मिलाते हैं। याद रखिएगा, न्यूरॉन और नर्व में अंतर होता है। न्यूरॉन एक नर्व सेल और नर्व तंत्रिका कोशिकाओं का समूह। तो तंत्रिका कोशिका समूह को हम नर्व कहते हैं और न्यूरॉन्स मींस एक तंत्रिका कोशिका। जनरली इनके ऊपर एक संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। जो तंत्रिका कोशिकाएं जो ऊतक बताते हैं, तंत्रिकी ऊतक, उसके ऊपर संयोजी कोशिका ऊतकों का आवरण पाया जाता है। अगर ये आवरण उपस्थित नहीं है तो उसको हम कहेंगे ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट क्या काम करते हैं? ब्रेन के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं। जनरली एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ भी पाई जाती है। अब एक्सोन दो प्रकार के होते हैं इसी आधार पे, माइलिन शीथ की एब्सेंट के आधार पे, प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पे। पहली मेडुलेटेड, दूसरी नॉन मेडुलेटेड। मेडुलेटेड वह जिसपे माइलिन आवरण पाया जाता है। नॉन मेडुलेटेड वह इस एक्सोन पर माइलिन आवरण एब्सेंट होता है। इसीलिए मेडुलेटेड तंत्रिकाएं सफेद रंग की दिखाई देती है जिनपे माइलिन आवरण पाया जाता है, इसलिए इसको व्हाइट नर्व फाइबर कहते हैं। जबकि नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका जिनमें माइलिन आवरण एब्सेंट होता है वह ग्रे कलर की या धूसर रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको हम ग्रे नर्व फाइबर कहते हैं। माइलिन आवरण के चारों ओर रेटिकुलम फाइबर आवरण पाया जाता है जिसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। माइलिन आवरण के चारों तरफ भी एक रेटिकुलर फाइबर का आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। अब हम इसमें स्ट्रक्चर स्लाइड में देख सकते हैं पूरा। ये जो हमको ताराकार उपस्थित आकृति नजर आ रही है ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी में निश्चल बॉडीज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूरोफाइबिल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब इससे देखिए हम तारा जैसी आकृति ब्रांचेस निकली होती है, इसको हम कहते हैं डेंड्रोइड्स। ये डेंड्रोइड्स क्या करते हैं? ये डेंड्रोइड्स दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन की जो ये लास्ट की जो स्ट्रक्चर है एक्सोन, जिसमें ये सिनेप्टिक बल्ब इनसे अटैच रहते हैं,
तो ये दूसरे तंत्रिकाओं से जो तंत्रिकीय आवेग आते हैं उनको सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। अब ये जो गोल सेल बॉडी, अब सेल बॉडी से एक या तंत्र, एक लंबा सा फाइबर निकल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोन। एक्सोन के ऊपर हम देख सकते हैं बीच बीच में एक ब्लैक कलर की जो आकृति दिख रही है, ये है माइलिन शीथ। ये रेगुलर नहीं होती, बीच बीच में इनमें स्पेस पाया जाता है, गैप पाया जाता है, ठीक है। अब ये माइलिन शीथ पाई जा रही है। अब जो ये स्पेस पाया जाता है, जहां पे जिस जगह पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये एक पूरा एक्सोन है। एक्सोन के आखिरी में हम देख सकते हैं आखिरी बल्ब निकल रहे हैं, जिसको हम कोलेट्रल्स कहते हैं। कोलेट्रल्स की भी आखिरी जो एंड है वो बिल्कुल बल्ब के समान फूला हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। या और जो एक्सोन टर्मिनल का जो आखिरी का भाग बल्ब की तरफ फूला होता है, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब। यह पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अभी एक्सोन का बीच में दिखाया गया किस तरह स्ट्रक्चर होता है। न्यूरोफाइब्रिल होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, ऊपर की तरफ माइलिन शीथ पाई जाती है, और बीच में जहाँ पे दो माइलिन शीथ के बीच में जहाँ जगह पाई जाती है एक्सोन की, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर के नोड। ये एक न्यूरॉन का जनरल स्ट्रक्चर है। माइलिन शीथ, अधिकांश मैमल्स के अंदर न्यूरॉन के ऊपर वसा हुए प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ आवरण विद्युत रूप से उदासीन होता है। माइलिन शीथ न्यूट्रल होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पाया जाता। जिनके ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है उनको हम मैग्नेटेड नर्व्स कहते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का कोशिकाएं का निर्माण कौन करती है? न्यूरोमोसाइट या श्वान सेल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का निर्माण कौन करती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं माइलिन शीथ का निर्माण करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जनरली भ्रूणी परिवर्तन के दौरान ही माइलिन शीथ का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। एक श्वान कोशिका नॉर्मली 1 मिलीमीटर की लंबाई में माइलिन का निर्माण करती है। एक लंबी तंत्रिका कोशिका के लिए 500 से ज्यादा श्वान कोशिकाएं या न्यूरोलिमोसाइट की जरूरत होती है माइलिन शीथ निर्माण करने के लिए। इस आवरण के सबसे बाहरी स्तर में कोशिका द्रव्य केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि भीतरी स्तर में कोशिका की भीतरी स्तर में श्वान कोशिका की झिल्ली उपस्थित होती है। जब माइलिन शीथ का निर्माण हम देख सकते हैं किस तरह हो रहा है। बीच में एक्सोन है, एक्सोन के चारों तरफ धीरे धीरे जो न्यूरोलिमोसाइट्स है एक शीथ बना लेती है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। तो इसकी बाहरी लेयर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जबकि भीतरी लेयर के अंदर इसकी श्वान कोशिका की कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह आवरण केवल एक्सोन में उपस्थित होता है, सेल बॉडी में उपस्थित नहीं होता। जब भी अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वापस से इसका रीजनरेशन भी हो जाता है, ये वापस से एक्सोन निर्माण करता है। मतलब ये माइलिन शीथ एक्सोन के रीजनरेशन में भी हेल्प करती है। माइलिन आवरण एक्सोन के संपूर्ण लंबाई में, माइलिन आवरण का जो निर्माण होता है एक्सोन की संपूर्ण लंबाई में नहीं होता, बीच बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं, जिसको हम रेनवियर के नोड कहते हैं। ये जो आयंस का जो एक्सचेंज होता है वह याद रखना, वह रेनवियर्स के नोड पे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जो माइलिन शीथ होती है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, वहां पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। जब हम किस तरह से नर्व इंपल्स का उद्दीपन या संचरण होता है, वह हम उसके अंदर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो ये वही रेनवियर नोड है जहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है। वह तो तंत्रिकी उत्पादन, तंत्रिकी उद्दीपन या नर्व इंपल्स एक रेनवियर नोड से दूसरे रेनवियर नोड की तरफ से होके जाता है, कंटिन्यूस नहीं जाता। इस प्रकार के संचरण को हम वाल्गी संचरण या सेल्टोटोरियल संचरण या सेल्टोटोरियल प्रोपोगेशन भी कहते हैं। नीचे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक्सोन के ऊपर चारों तरफ माइलिन शीथ का निर्माण हो रहा है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का निर्माण करती है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, आउटर लेयर जो मैंने बताया था, जैसे कि आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ की आउटर लेयर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। बस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यही डिफरेंस होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलेमा का निर्माण होता है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोलेमा का निर्माण नहीं होता। मतलब कि आउटर लेयर में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। बाकी इसका सेम माइलिन शीथ का निर्माण उसी तरीके से होता है जिस तरीके से
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। माइलिन की मात्रा प्राणी के जन्म के पश्चात बढ़ती जाती है। अगर माइलिन की उपस्थिति का तंत्रिकी उद्दीपन की संचरण की दर बढ़ती जाती है। अगर ये माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाता है या जन्म से नहीं बन पाता तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या टॉय सेट डिजीज। अब हम बात करते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। तंत्रिकी कोशिकाओं में सेल बॉडी से विभिन्न संश्लेषी क्रियाओं का मुख्य स्थल है। एक्सोन तथा एक्सोन के अंतिम सिरों पर कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, मतलब सेल बॉडी में सभी प्रकार के प्रोटीन वगैरह सब बनते हैं, वह एक्सोन के एंड तक ले जाए जाते हैं। तो इसी को हम उन पदार्थों को एक्सोन के एंड तक ले जाने को हम कहते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ये दो तरह का होता है, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो एंड फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एक्सोप्लाज्मिक फ्लो ये स्लो, ये धीरे धीरे होता है, ये 1.5 mA पर डे की गति से होता है तथा यह केवल वो सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ होता है। जबकि फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से होता है, ये 200 से 400 मिलीमीटर पर डे गति से होता है। इसमें कोई कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज आते हैं जो उन पदार्थों को एक सिरे से दूसरी सिरे तक ले जा सकते हैं तथा ये सेल बॉडी से एक्सोन तथा एक्सोन से सेल बॉडी दोनों तरफ होता है। तो यह एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। धन्यवाद। इसके आगे का स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।